हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, सोशल स्टडी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं पहले चैप्टर से। तो उन पांचों क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे और आप लोग इसे साथ ही साथ में लिखते रहिएगा या याद करते रहिएगा। तो देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, जो क्या होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग क्या देखेंगे, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट, ये इसका पूरा नाम था, विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। मतलब महान लोगों में से एक था। किसमें, विश्व की बात करें, पूरे दुनिया के महान लोगों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों, असाधारण कार्य मतलब जो साधारण रूप से नहीं थे, मतलब बहुत महान कार्य, और आश्चर्यजनक विजयों, विजय मतलब क्या होता है, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसे जीत लेना, मतलब विजय मतलब जीतना। तो आश्चर्यजनक विजयों 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया, मतलब पूरे यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं, मतलब इस प्रकार हैं। तो आप लोग पहली हेडिंग क्या बनाएंगे, पहली हेडिंग बनाइएगा शासन संबंधी सुधार। क्या होगा, शासन संबंधी सुधार, मतलब शासन से रिलेटेड उसने क्या सुधार किए था। तो ध्यान दीजिए, है क्या, नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्रतिभा मतलब कौशल होता है, कुशल। व्यापकता मतलब बहुत बड़े स्तर पर, और कार्य क्षमता मतलब कार्य से संपूर्ण, परिपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण दिया कर दिया, मतलब शासन का केंद्रीकरण कर दिया। ये हो गया हम लोगों का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आर्थिक सुधार। दूसरी हेडिंग क्या बनेगी, आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई या स्थापना की। आगे, मादक द्रव्यों में क्या आता है, जो नशीली द्रव्य होते हैं, नशीले पदार्थ, नमक आदि पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया, मतलब ये सब जो गलत धंधे होते थे उन सबको क्या किया, बंद कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या है, धार्मिक सुधार, मतलब धर्म से रिलेटेड, धार्मिक सुधार मतलब धर्म से रिलेटेड। तो नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया, मतलब प्रयास किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, मतलब अपने अपने धर्म को मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई थी। किसके शासन में, नेपोलियन के शासनकाल में। तो हम लोग का तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, चौथा हेडिंग है न्याय संबंधी सुधार, मतलब न्याय के लिए उसने क्या किया। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया, मतलब निर्माण करवाया क्या, न्याय संबंधी सुधार करवाया, निर्माण करवाया नए कानूनों का। इसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन कोड जो लिखिएगा ब्रैकेट में, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है इसमें, अगला क्या है, इसके आगे है, नाम से जाना गया। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक स्थायी देन थी। पांचवा नंबर हेडिंग क्या बनेगी, पांचवी नंबर हेडिंग बनेगी, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस
पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग चाहें तो 5 हेडिंग लिखिएगा, इतने में ही आप लोगों को नंबर पूरा मिल जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग डाल लेंगे और लिखना चाहें लिख लेंगे। साथ ही साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मतलब ये सब कौन थे, इनको किस रूप में जाना गया था, ये या इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे? तो ध्यान दीजिए, उत्तर क्या लिखेंगे? फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इसमें मरियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध थे, मतलब दो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध थे। मरियान कौन था? देखिए, यह लोकप्रिय ईसाई नाम था। ये कौन सा नाम था? ईसाई नाम था। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मरिआन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गईं ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तादात्म्य मतलब तालमेल स्थापित कर सकें। आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला, इसके आगे क्या? ध्यान दीजिए, आती रहे और वह उससे अपना तालमेल स्थापित कर सके। मरिआन की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई, मतलब दर्शाई गई। अगला, ये तो हो गया हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? मरियान के बारे में पढ़े थे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? जर्मेनिया के बारे में। तो यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष, एक वृक्ष का नाम है, पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। उसे हाथ में जो लेकर तलवार पकड़ी है, मतलब उसने जो हाथ में तलवार पकड़ी है या पकड़ी थी, उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर एक नारी के रूप में उभरी थी। यह उभरी एक नारी की छवि थी। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं, है क्या? तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, है क्या? तीसरा क्वेश्चन है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। या ये क्वेश्चन पूछ ले, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इन सभी क्वेश्चन का केवल क्या होगा? एक ही आंसर होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा उत्तर में? ध्यान दीजिए, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, मतलब बहुत बड़े स्तर पर भरी हुई थी या उनके अंदर ये सब भावनाएं थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, मतलब मिलाकर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र जन बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। मतलब ये सब जो बड़े लोग थे, ये सब राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया? इसे दबा दिया, मतलब इसका दमन कर दिया। उनका प्रशा के बड़े बड़े भूस्वामियों, मतलब जो भी भूमिकार थे, ने समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेनाओं और नौकरशाही की मदद ली। देखते हैं आगे क्या है। जिसने क्या किया? जिसने मंत्री कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेनाओं और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष
के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, मतलब जर्मनी का एकीकरण या जर्मनी की स्थापना हो गई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग एक चैप्टर से इसमें कितने क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें हम लोग एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्या है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, या फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, ये भी आप लोग बताइए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। लोकतंत्र मतलब जिसमें जनता का राज होता है या जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहले हेडिंग क्या बनेगी इसकी, अयोग्य शासक। पहले हेडिंग क्या बनेगी, अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था, मतलब किसी काम का नहीं था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। ये हम लोग की पहली हेडिंग होगी। दूसरी हेडिंग क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरी हेडिंग है यहाँ पर मध्यम वर्ग। दूसरी हेडिंग क्या है, मध्यम वर्ग। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था, मतलब भरा हुआ था, और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। ये तीसरी हेडिंग। इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिए, आम जनता की दयनीय स्थिति, मतलब आम नागरिक की दयनीय स्थिति क्या थी। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, मतलब अच्छे प्रकार से जी रहा था या जीवन यापन कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वो लोग रोटी रोजी को तरस रहे थे, मतलब बहुत स्थिति गंभीर हो गई थी उन लोगों की। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है यहाँ पर मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर वर्ग की दुर्दशा या दयनीय स्थिति भी बोल सकते हैं। तो इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थी, मतलब उनके अनुरूप परिस्थितियां नहीं थी। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, ना ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे, मतलब इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था, मतलब ये सब संतुष्ट नहीं थे। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा, मतलब ये सब दुखी हो गए थे। पांचवी नंबर हेडिंग क्या बनेगी, ध्यान दीजिए। पांचवा नंबर क्या बनेगा यहाँ पर, पांचवा नंबर पॉइंट होगा दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया, मतलब जागरूक किया इन्हें। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई, मतलब तैयार हो गई। मतलब इन सब के ऊपर जो भी दबाव बनाया जा रहा था उससे ये सब उभरने लगे थे। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है
इटली के एकीकरण क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। या क्वेश्चन क्या हो सकता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। तो ये इन चारों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जो निम्न प्रकार थी। जैसे ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या है, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। मतलब अनेक वंश मतलब कई लोगों का शासन था, अनेक वंशों का। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है, दूसरा पॉइंट नंबर क्या है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, एक भाषा का नाम है। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैज़िनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। अगला पॉइंट क्या है, चौथा नंबर, 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, मतलब बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आया। पांचवा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, पांचवा पॉइंट क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। पांचवा पॉइंट है, सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस सार्डिनिया पीडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की, एक कूटनीतिक संधि भी लगाई उसमें। अगला क्या है, छठवां पॉइंट, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। इस युद्ध में ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, बहुत है। इसके बाद आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आगे इसमें दिखाया गया है, क्वेश्चन जो लिखा है आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आप लोग को आसान पड़े केवल आप लोग वही याद करिएगा, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज पहले चैप्टर का कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब कंप्लीट कर लिए, 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पढ़िएगा अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे।